Hello everyone, welcome to Competitive Maths by Sumit Jain. This is part 2 of the series of SSC CGL 2019 mains paper. Today we are solving question 21 to 40 of 15 November maths paper. In the last lecture we have already discussed question number 1 to 20. So let's start. This ये लास्ट क्वेश्चन था मैंने जो लास्ट वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 20 था. इसका मैं आपको एक और शॉर्ट सॉल्यूशन बताना चाहूँगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है, रेशू सेव्स X% ऑफ आवर इनकम. If our income increases by 26% and her expenditure increases by 20%, then her saving increases by 50%. What is the value of X? इस क्वेश्चन को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दो तरीकों से बताया था. आज मैं आपको उसमें एक अच्छा तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट, जो सबसे शॉर्टकट होता है. इसमें जैसे कि हमें बोला गया है, हम लेट कर लेते, कोई भी इनकम कुछ भी है हमारी, जैसे हम 100 लेट कर लेते हैं इनकम. अब वो इंक्रीज होकर 126 हो गई, क्योंकि 26% इंक्रीज हुआ है. इनकम दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से. ठीक है, ये यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. अब क्वेश्चन में बोला हुआ है इनकम 26% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा हुआ है, जिसके कारण सेविंग 50% बढ़ गई. इनकम 26% बढ़ी है, अगर एक्सपेंडिचर भी मान लो 26 बढ़ा होता तो सेविंग भी 26 ही बढ़ती. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट 26 बढ़ा है, दूसरा भी 26, तीसरा भी 26 ही बढ़ा होगा. मगर ये जो एक्सपेंडिचर 26 की जगह है, ये 20 बढ़ा है. ठीक है, ये 6% कम बढ़ा है. और इस 6% कम बढ़ने की वजह से जो इनकम 26 बढ़नी थी वो 50 बढ़ गई. यानी उसमें कितना का एक्स्ट्रा आ गया, वो 24 एक्स्ट्रा बढ़ गई. वो किस 24 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी? क्योंकि 6% एक्सपेंडिचर कम बढ़ा है. 26 बढ़ाते हम सब में तो हमारा 26 ही रहना था, मगर यार 20 बढ़ा है, इसके कारण एक्सपेंड जो हमारी सेविंग वो 50% बढ़ गई. तो हम इसको ही लिख सकते हैं कि जो 6% एक्सपेंडिचर का है वो नेट रिजल्ट ला रहा है 24% सेविंग पे. ये हम लिख सकते हैं कि यहां जो 6% जो कम बढ़ा है उसकी वजह से 24% सेविंग ज्यादा बढ़ गई. तो यहां से जब एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग का जब हम रेशियो निकालेंगे वो 4:1 आ जाएगा. ठीक है, 4:1 मतलब 4 एक्सपेंडिचर और एक सेविंग है, तो टोटल दोनों को प्लस कर देंगे तो इनकम कितनी हो जाएगी 5 और एक्सपेंडिचर कितना, सेविंग कितना 1. तो हमारा सेविंग का रेशियो क्या है 1/5. 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20%. तो यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को कंपेयर करके, तो यहां से भी हमारे एक्स की वैल्यू 20% ही आएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, वरना उसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. आप वैल्यू पुट करके एक दो क्वेश्चन कर पाएंगे, शायद इसमें हो भी जाए और ना भी हो पाए, वो नहीं पता, मगर आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए. जैसे इसमें आइडेंटिटी जो यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ये आइडेंटिटी होती है हमारी जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है. इस क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा हुआ है. ये पूछा हुआ है, ये दी हुई है और हमें ये निकालना है. तो इसी आइडेंटिटी को जो इसको दूसरे फॉर्म में जो लिखते हैं वो होती है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये जो माइनस था मैंने कॉमन ले लिया, उसकी जैसे बाहर आ गया, और थ्राइस है. हम जब इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करेंगे, और उसमें से जब -3 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स प्लस में होगा और 3 टाइम्स माइनस में करेंगे तो ओवरऑल 1 टाइम माइनस का बच जाएगा. तो ये आइडेंटिटी, ये दोनों सेम है, ये भी आपको याद रखनी है, आपको डायरेक्ट ये भी यूज में आएगी. तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. ये इक्वल टू ये है. ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है 342. तो यहाँ इक्वल टू में 342 लिख सकते हैं. ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 6, तो हम ए प्लस बी
प्लस सी 6 कर सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे भी हमें 6 दी हुई है, तो 6 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये जो हमसे पूछा गया है इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आएगा तो यहाँ से आपका कितना से 6 5 जा 30, 4 बाई 42, 7 6 जा 42, 42 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस थ्राइस ऑफ जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, इसको मैं x लिख लेता हूँ बार बार पूरे टर्म को लिखने की जगह। तो यहां से जब हम करेंगे तो 21 इज इक्वल टू माइनस थ्राइस ऑफ x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी -7। x क्या है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने इसको x मान लिया था यहाँ पर आगे ताकि वापस वापस ना लिखना सके, तो -7। तो ये हमारा क्वेश्चन था, -7 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो ग्राफ में हमें डिटेल्स दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ सिटी। तो ये हॉस्पिटल का हमें डाटा दिया हुआ है एक सिटी का। नंबर ऑफ पेशेंट्स इस तरफ वाई एक्सिस पे दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे एजेस इन ईयर्स दिया हुआ है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज 10 और मोर ईयर्स बट बिलो 40 ईयर्स, यानी 10 और 4 और बिलो 40, यानी यहां तक का हमें डाटा बोला गया। इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज 50 और मोर बट बिलो 80, यानी 50 और मोर एंड बिलो 80। तो यानी ये डाटा हमें इनका परसेंटेज बताना कितना परसेंट लेस है फर्स्ट डाटा। तो 10 to 40 वाला जो हम डाटा कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग वैल्यूज लेंगे 14 प्लस 20 प्लस 24, ये टोटल हो जाएगा हमारा 58। अब नेक्स्ट जो बोला 50 to 80, तो 50 to 80 का जो हम डाटा लेंगे उसमें हमारी वैल्यूज आएंगी 32 प्लस 26 प्लस 22, इसको हम टोटल करेंगे 80। तो ये पूछा है इज व्हाट लेस, ये इससे कितना कम है परसेंटेज में पूछा है। ये इससे डिफरेंस देखेंगे तो हम 22 का दिख रहा है, तो ये 22 कम है और कितने पे 80 पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो चीज नीचे आएगी है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 4, ये 5, ये 4, तो ये आ गया 110/4, जिसको 55/2 और शॉर्टेस्ट 27.5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cosec थीटा secant थीटा ब्रैकेट sin थीटा प्लस cos थीटा -1 sin थीटा प्लस cos थीटा +1। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें अलजेब्रा की बेसिक अगर हमें पता है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, secant थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो इससे भी हम कर सकते हैं। इस वाली ऊपर वाली आइडेंटिटी को देख के हमें यहां से पता लगना चाहिए कि ये क्यूब की आइडेंटिटी है। किसकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इसका क्यूब की आइडेंटिटी है, ये जो ऊपर वाली है। हम इसको ओपन करेंगे तो इसका कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कोस की पावर 6 थीटा साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3ab होता है, 3 इंटू ए इंटू बी, और अंदर ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा तो वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो इक्वल टू 1 होगा, तो वो यहाँ पर है नहीं, वो 1 ही है जिसको हमने डायरेक्ट ये लिख दिया है, तो ये इसके इक्वल होगा। अब नीचे जाएंगे तो कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। अब जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये a-1, ये a माइनस बी और a प्लस बी, जिसमें a मैं इसे मान रहा हूं, ये a है मेरा, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, अलजेब्रा का हमें बेसिक पता होना चाहिए, मेंस के लिए अपीयर हुए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ तक। तो ऊपर वाले को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट आ जाएंगे, और ये चल रहा है हमारा साइड बाय साइड।
साइन स्क्वायर इसको आइडेंटिटी को खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा हमारा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस में 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा, ये साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा बच जाए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2, तो ये ओवरऑल हमारा बचेगा 1/2। इसको आप स्टेप वाइज करें डायरेक्ट करें, ये 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल विथ सेंटर O a diameter AB is produced to a point P outside the circle and PT is a tangent to the circle at point O on it. If angle BPT is 36 degree, then what is the measure of angle BCP? Okay, तो इसके लिए हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसमें बोला हुआ एक पॉइंट O इसका सेंटर है, ठीक है, पॉइंट O को हम सेंटर मान लेते हैं। AB डायमीटर AB है, चलो डायमीटर ये सेंटर से जा रहा है, डायमीटर AB, ये हमारा डायमीटर हो गया। इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ये पॉइंट P है, यहां तक मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया आउटसाइड द सर्कल। PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C ऑन इट, पॉइंट C पे ये टेंजेंट इसको यहां टच कर रही है, और ये टेंजेंट यहां से जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, और ये PT एक टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट C पे टच कर रही है। इफ एंगल BPC, ये एंगल हमें दिया हुआ है 36 डिग्री, हमसे पूछा क्या बोलेगा, एंगल BCP, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो जो प्रॉपर्टीज हमारी यूज होगी, एक होगी ये जो टेंजेंट होती है ये परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये जो रेडियस होगी जहां पर ये सर्कल को टच करेगी 90 डिग्री बनाएगी, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा OCP, ये 90 डिग्री होगा। ये वाली एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, ये एंगल हमारा एंगल OCP 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल OPC हमें 36 डिग्री दिया हुआ है, तो ट्रायंगल OCP में एंगल POC हमारा 54 डिग्री होगा। कैसे, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से हम दो एंगल्स हमारे पास है, थर्ड एंगल का हम निकाल लेंगे, तो ये वाला एंगल जो हमने निकाला ये है हमारा 54 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं OBC में, ये भी रेडियस है मेरी OC और OB भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल होगी, तो इसके अपोजिट एंगल ये OBC और इसके अपोजिट एंगल ये OCB, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये एंगल 54 डिग्री है, तो ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 माइनस 54 यानी 126। ये मेरा हो गया इन दोनों एंगल्स का सम, और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो ये इंडिविजुअली एक एंगल कितने का हो जाएगा, यानी एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू, ये दोनों का सम अगर 126 है तो इसका हाफ हो जाएगा यानी 63, यानी 63 मेरा ये वाला एंगल आ गया, ये जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया मेरा 63, और ये पूरा एंगल कितना था जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, यहां पर लिखा था 90, तो 90 में से अगर मैं 63 को माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ एंगल का मेरा आ जाएगा, और यही तो मेरे को ढूंढने के लिए बोला हुआ था, तो एंगल BCP बचेगा मेरा, एंगल BCP बचेगा 90 डिग्री माइनस 63, वो होगा 27 डिग्री, और ये मेरा इसका आंसर है। ये इस क्वेश्चन में हमने जो मेन थ्योरम यूज किया है वो हमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर टच करती है वो रेडियस के साथ, तो 90 डिग्री बनाएगी, यही हमें एक पॉइंट यूज करना था, और इस एंगल को 90 करके हम ये थर्ड एंगल निकाल लेंगे। थर्ड एंगल निकालने के बाद हमें दो रेडियस है जो इक्वल है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है सर्कल की, तभी एक सर्कल ड्रॉ हो पाएगा, और रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों का सम हमें पता है 126 है, यानी इंडिविजुअली ये 63 हो गए। अब ये 63 आ गया तो 90 में से माइनस करके हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री। ओके, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल सी इज 90 डिग्री, ये हमने सी मान लिया, 90 डिग्री दिया हुआ है। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए सी और बी सी, या भी ए और बी किसी भी साइड मान सकते, कुछ बताया नहीं गया है। पी है ए सी पे, तो पी पॉइंट को मान लेते हैं ए सी पे, ठीक है। और क्यू पॉइंट हमारा बी सी पे, ये क्यू पॉइंट होगा। सच दैट ए पी रेशियो पी सी इज 1:2, यानी ये 1:2 में दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर या कोई यूनिट नहीं देगी, 1 सेंटीमीटर मगर दिया हुआ 1:2 में। सिमिलरली बी क्यू रेशियो क्यू सी, ये भी 1:2 दिया। ये आपको ध्यान से देखना है, बी क्यू रेशियो क्यू सी दिया तो बी क्यू रेशियो क्यू सी को ही 1:2 लिखो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू स्क्वायर? ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर ये पूछा हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज बन रही है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये तो हमें यहाँ से क्लियर पता लग रहा है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम ए क्यू स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम इस साइड को 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर ये 1:2 में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ कि इसके रेशियो में ये है क्या, इसको कुछ दे नहीं रखा, तो इसको हम 1 और 2 मान के भी कर सकते हैं। तो ए पी को हम 1 मान लेते हैं, पी सी को 2 मान लेते हैं, सी क्यू को 2 मान लेते हैं और क्यू बी को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ए क्यू इन ट्रायंगल ए सी क्यू, ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ए सी कितना हो गया? 1 + 2 3, एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी क्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13। तो ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13, ये मेरा ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। प्लस सिमिलरली बी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर में बी पी स्क्वायर क्या होगा? सी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी सी स्क्वायर की हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 13, ये 13 अपॉन ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। तो ये आएगा मेरा 26/18, जो कि इक्वल टू देता है 13/9, और यही मेरा आंसर है। अब इसमें से आप लोग कुछ लोग सोचोगे कि ये 1 और 2 दी नहीं थी, तो ये 1 और 2 क्यों मानी? चलो, आपको 1 और 2 नहीं मानना तो इसको x और y मानोगे। x और y को कुछ दिया नहीं है, तो आप इसको 2 सेंटीमीटर मान लो, इसको 4 सेंटीमीटर मान लो, इसको 2 सेंटीमीटर मान लो, इसको 1 सेंटीमीटर मान लो। अब तो ये 1:2 मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, अब इस वैल्यू से भी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। आप इसको 3 6 मान लो, मगर 1:2 में ही मानना है, तो 1:2 में ही मानना है, तो सबसे छोटी वैल्यू हम 1 और 2 को मान के करेंगे तो हमारे सबसे इजीएस्ट आएगा। अब यहाँ 2 4 मान लो और यहाँ पर 3 6 मान लो, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, रेशियो लास्ट में 13/9 ही आएगा। तो यही आपका आंसर होगा, और सबसे ईजी होगा कि हम इसको 1 और 2 ही मान लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल ए माइनस बी इज 33 डिग्री, एंगल बी माइनस सी इज 18 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल? ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सिंपल ये पता होना चाहिए कि 3 एंगल्स, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो सबको ही पता होगा, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब दो चीज हमें दी हुई है, अब इनको इजी करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूं कि इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं, तो क्या बनेगा मेरा? एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल बी, एक बार मैं एज इट इज लिख के देता हूं आपको, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 15 डिग्री बचेगा, 33 माइनस 18, तो यहां से बचेगा एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इसकी वैल्यू है 15, और एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 180 माइनस एंगल बी लिख सकते हैं यहां से, तो मैं इसको 180 डिग्री माइनस एंगल बी लिख देता हूं, और माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इसकी वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो यहां से बच गया मेरा थ्राइस ऑफ एंगल बी आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 165, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 55 डिग्री। यहां से मैंने एंगल बी निकाली, पूछा क्या हो? व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल? ओके, एंगल बी की आ गई, तो इस वाली वैल्यू में जो इक्वेशन दी है उसमें पुट करूंगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी 88 डिग्री। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी मेरी
37 डिग्री। अब पूछा हुआ है और एंगल बी हमारे पास है ही, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये एंगल सी, लार्जेस्ट हो गया एंगल ए, तो एंगल ए प्लस सी का सम पूछा है, इन दोनों का सम अगर करेंगे तो 125 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person divided a certain sum between three of his sons in the ratio 3:4:5. Had he divided sum in the ratio 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5, the son who got the least share would have got rupees 1188 more. Find the sum in rupees was. Okay. इस क्वेश्चन में हमें रेशियो का मेन यूज है, तो हमें पहले हम लिख लेते हैं कि हमें स्टार्टिंग में रेशियो दिया क्या हुआ है। हमें स्टार्टिंग में बोला है उसने 3:4:5 में डिवाइड कर दिया। ओके, अगर उसने इस रेशियो में डिवाइड किया होता तो ये बोला हुआ है, तो इस रेशियो को हम पहले तो सिंपल करने की कोशिश करें। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 60, तो 60 से यहाँ पर बचेगा 20 रेशियो, यहाँ 60 से बचेगा 15 रेशियो, 60 से यहाँ बचेगा 12। एलसीएम 60 लिया, हर एक को 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो जो वैल्यू आएगी वो आप लिख सकते हो, अगर आपको रेशियो से नहीं निकालना था तो ये हमें न्यू रेशियो हो गया। और ये हमारा जो उसने किया है असलियत में, और हेड ही का अगर उसने किया होता तो ऐसे आता। तो इसमें बोला है द सन हु गोट द लीस्ट शेयर अर्लियर वुड हैव गोट रुपीज 1188 मोर। तो लीस्ट शेयर पहले था सन 1 का, ठीक है। यहां पर टोटल अगर हम अमाउंट रेशियो के टोटल को कैलकुलेट करें तो यहां इसका मेरे को टोटल बन रहा है 47 और यहां मेरा रेशियो बन रहा है 12। अगर मैं रेशियो को इक्वल कर दूं तो मेरे को अमाउंट भी मेरी इक्वल हो जाएगी, तो मैं इक्वल अमाउंट से कंपेयर भी कर सकता हूँ कि किसको कम, कौन सा कम मिला है, कितना मिला है। जब तक मेरे रेशियो का सम टोटल इक्वल नहीं होगा तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि इसी को ज्यादा मिला है इसी को कम मिला है, क्योंकि रेशियो का टोटल सेम नहीं बन रहा है। तो ये 47 है, ये 12 है, इन दोनों का एलसीएम तो इसमें कुछ आएगा, तो इसमें 47 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम इसका 47 इंटू 12 ही बनेगा, और यहाँ 4 को 47 से करेंगे तो 188 बन जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 235 बन जाएगा। ये आ गया हमारा ये रेशियो। सिमिलरली इसको 12 से कर देंगे तो इसका रेशियो बनेगा 240 रेशियो 180 रेशियो 144, ठीक है। ये मेरा रेशियो बन गया जो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको भी अगर हम टोटल करके देखेंगे तो हमारा टोटल आएगा 47 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 564 बन रहा होगा, वही हमारा टोटल यहाँ से आएगा और वही हमारा टोटल यहाँ से आएगा। तो एक चीज कह सकता हूँ, मैंने अब अमाउंट को इक्वल ले लिया। अब मेरे को बोला गया है कि ये जो इनिशियल में जिसको 3 जो सबसे कम मिल रहा था जिसको सन को, उसको अब जो शेयर मिला है न्यू परसेंटेज की वजह से वो इतना ज्यादा है, तो यहाँ मेरा शेयर कितना यूनिट बढ़ा हुआ है 141 और 240 हो गया, तो ये मेरे को 99 यूनिट्स इस सन को ज्यादा मिल गया, ठीक है। ये हमारा अमाउंट नहीं, ये हमारे यूनिट्स है कि इसी से रेशियो में है, ठीक है। और हमारे टोटल यूनिट्स लिख लिए इतनी, जो हम लेके चल रहे कि इतनी यूनिट उसने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। तो 99 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 1188 रुपीज। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 108। तो सिमिलरली एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। एक यूनिट की वैल्यू 12 आएगी। पूछा गया फाइंड द सम इन रुपीज वाज, सम कितना है 564 यूनिट, तो 564 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 4 48, 12 6 72, 76, 7 12 5 60, 67, तो 67 68 यानी ऑप्शन ए ये मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट को इक्वल करना जरूरी है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 5 डिजिट नंबर 535 AB is divisible by 3 7 and 11 then what is the value of a square minus b square plus ab। इस क्वेश्चन को आप डिविजिबिलिटी रूल से डिजिट पुट करके सब तरीके से चेक कर सकते हो, मगर मेरे को जो सबसे सही तरीका लगा वो आप लोगों ने काफ़ी जगह यूट्यूब पे देखा भी होगा, वो है 535 AB। ये हमारा नंबर है। हम देख सकते हैं कि तीनों प्राइम नंबर है, अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का मल्टीपल ही बनेगा। इन तीनों का मल्टीपल बनेगा 231, 21 इंटू 11 231। तो ये नंबर अगर इससे डिविजिबल है, ये नंबर इससे डिविजिबल बोला गया है, तो हम इसको इससे डिवाइड करके ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो हमें अब वो वैल्यू पता लगनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 462, बचा कितना 38 और 35 73, ये 73,
और अब मैं इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लिख लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ से पता लगे कि कौन सा नंबर पे डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। ये 4 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसको 3 से करूँ मल्टीप्लाई, इधर नहीं मैं रफ में दिखाता हूँ आपको, 231 को 3 से करूँ तो ये गया 39639 और 0। अगर 30 से करूँ तो मैं कहीं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। अब मैं कितना दूर रह रहा हूँ इससे, 400 के करीब दूर रह रहा हूँ। 400 के मतलब मेरे को आइडिया लग रहा है कहीं ये 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसी चीज में 462 मतलब कहीं पे और कैलकुलेट करके देखता हूँ मैं, 462 और जोड़ लेता हूँ, 32 से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, मतलब 7392 आ रहा है और 73 मेरे को मिल रहा है। तो मैं 92 डाल के देखूंगा तो मेरा दिखेगा कि हाँ यही वो नंबर है मेरे को चाहिए। और ये 92 मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 9 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यहां से हम कर सकते हैं। और ए और बी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 9 टू जा 18। ये हम करेंगे 99 माइनस 4 95, तो ये 95 होगा। ये सबसे शॉर्ट और विदाउट गलती करने का कोई तरीका होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। गिवन द study the given graph and answer the questions. Revenue and expenditure in crores of company XYZ from 2014 to 19. ये हमें रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर का ग्राफ दिया हुआ है। रेवेन्यू ब्लू में, एक्सपेंडिचर ऑरेंज में दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रॉफिट दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बोला तो कोई भी चीज हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, मोर देन 25% ये पूछा हुआ है। तो पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट 150 माइनस ये हो गया हमारा 20, यहाँ हो गया 60, यहाँ आ गया 25 प्रॉफिट, यहाँ आ गया 40 प्रॉफिट, यहाँ हो गया 35 55 प्रॉफिट और यहाँ आ गया 85 प्रॉफिट। अब 24% पूछा हुआ है, मोर देन 25%, यानी 1/4 से ज्यादा होना चाहिए। और एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू के 1/4 से ज्यादा होना चाहिए प्रॉफिट। डायरेक्टली हम ऐसे समझ सकते हैं। तो 150 का 1/4 करेंगे तो ये 70 और 37.5 होगा, ये उससे कम है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 20/150 इंटू 100। तो यहाँ से मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा है कि 150 का अगर 25% लिखेंगे यानी 1/4, यानी 1/4 या 37.5, ये 20 है यानी उससे कम ही होगा। तो ये तो मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब ये वाला तो हमारे जो हमें चाहिए उसके हिसाब से सूट नहीं करता। हाउ मेनी ईयर्स पूछा हो तो ये वाला ईयर तो है नहीं, ये पता लग गया। सेकंड है 60/210 इंटू 100, ये आ गया। इसका 1/4 अगर हम देखेंगे डायरेक्ट तो इसका 1/4 हो जाएगा, 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 52.5 और ये 60 है यानी 1/4 से तो ज्यादा है। तो 1/4 से ज्यादा है तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो सकता है, ये ईयर है। थर्ड ऑप्शन है 25/200। 25/200 कहीं से भी इसका 1/4 नहीं दिख रहा है, इसका 1/4 होगा 50 से वो आधा है, ये तो ये ईयर तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, डिफरेंस है 40 अपॉन रेवेन्यू पूछा हुआ 240। 240 का 1/4 लगा लोगे तो 60 आएगा, ये 60 से नीचे है तो मतलब ये भी ईयर नहीं है। नेक्स्ट है 55 अपॉन 220। हाँ, ये आपको नोटिस करना है कि 220 का 1/4 निकालोगे तो 55 ही आएगा, तो यानी एक्सैक्ट 25% है। और क्वेश्चन में मोर देन 25 पूछा, तो इस ईयर को भी हम नहीं लेंगे। जो इस ईयर को लेंगे उनका आंसर एक नंबर बढ़ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। थर्ड है 85/225। 225 का 1/4 लेंगे, 225 का ये 1/3 दिख रहा है, 1/3 इज 33.33%, जो 25% से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी है। तो हमारे कितनी ईयर आ गए, 1 और 2, तो इसका आंसर है 2 ईयर्स। हमें ये ईयर को नहीं लेना है क्योंकि ये एग्जैक्ट 25% है और इसमें मोर देन 25 पूछा हुआ है। ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इस शिफ्ट का। A person has to cover a distance of 160 km in 15 hours. If he covers 4/5 of the distance in 2/3 of the time, then what should be his speed in km per hour to cover the remaining distance in the remaining time? 4/5 distance कर लिया, 1/5 distance रह गया, 160 का 1/5 हो गया 32 किलोमीटर। टाइम 2/3 यूज हो चुका है तो 1/3 टाइम रह गया, 15 का 1/3 हो गया 5 आवर। 5 आवर में 32 किलोमीटर जाना है, तो ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है 32/5 6.4 किलोमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें आपका वॉल्यूम प्लस परसेंटेज दोनों का यूज हो गया मिक्स।
इसमें हमें बस दो चीजें पता होनी चाहिए कि परसेंटेज को हम रेशियो में लिख के डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। 20% को लिख सकते हैं, 20% होता है 1/5, यानी 20% इंक्रीज हुआ है 5 पे 1 का इंक्रीज हुआ है 5:6 कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर है, यही हमें नोटिस करना है। अब क्या बोला कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% इंक्रीज यानी रेडियस 5 से, अब न्यू रेडियस क्या हो गया 6 हो गया। ये 20% इंक्रीज, ये 5 और 6 मैंने वैल्यू अपने आप एज्यूम की है क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। एंड हाइट 10% इंक्रीज हो गई, यानी 10 से मैं न्यू हाइट को मान लेता हूं 7। ये मेरा हो गया। अब नेट रिजल्ट पूछा हुआ है कितना होगा। नेट रिजल्ट होगा 5 से 6, आर स्क्वायर है तो इस चीज को 2 बार लिखेंगे हम, ठीक है, और तीसरी 7। इन सबको आपस में, अगर कोई आपस साइड में कटते हैं तो काटना है, नहीं कटते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 42 इंटू 6 252। तो यानी हमारा जो वॉल्यूम पहले थी और ये हमारी न्यू वॉल्यूम, इनका रेशियो ये आएगा, ठीक है। और दोनों में पाई कांस्टेंट है तो पाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये रेशियो आ गया। अब इसको हम यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। आप इसको छोटा करना चाहो तो और भी कर सकते हो, 126/125 यहीं से कर सकते हो, यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें आंसर में। कितने का इंक्रीज हुआ 2 का, कितने पे 250 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये हो गया 2/5, 2 2 जा 4 यानी 4/5 यानी 0.8, और ये इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज बाय 0.8, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। व्हेन 1062, 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder is in each case is y. What is the value of x minus y? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप इन नंबर्स का डिफरेंस लीजिए, 34 और 38 72, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लीजिए, 82 माइनस 34 48, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का आप HCF निकालिए, इन दोनों का HCF आएगा 24, यानी एक हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर, जो इस नंबर को, और यही वो नंबर होगा जो इन तीनों को भी डिवाइड करने पे एक कॉमन रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 24 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पे कॉमन रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है। और कॉमन रिमाइंडर के लिए ही हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा हमें उसका HCF लेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, यानी यहाँ पर हमें x की वैल्यू ये मिल गई है। 24 वो नंबर है जो एक सब में सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। वो रिमाइंडर होगा कितना, वो आप किसी भी नंबर को, तीनों में से किसी भी नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। मैं 1062 को आपको दिखा देता हूँ। 24 4 जा 96, कितना बच गया 10, 102 4 जा 96 बच गया 6, तो यानी 6 आप इस नंबर को भी डिवाइड करके देखोगे, इसको भी करके देखोगे, हर एक में रिमाइंडर 6 ही बचेगा। तो हमारे x की वैल्यू तो ये आ गई और y की वैल्यू आ गई 6। पूछा गया हुआ x माइनस वाई, तो 24 माइनस 6 यानी 18, तो 18 इसका आंसर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का दिया हुआ है, इसमें रेशियो का परसेंटेज सबका मिक्स यूज है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं अभी। इसमें दिया हुआ है x है और एक y है, ठीक है। इसकी कैपिटल इसने पहले इन्वेस्ट की 3:5 में, ठीक है। 5 मंथ्स के बाद उसने x ने 50% ऐड कर दी और y ने 60% विड्रॉ कर ली, यानी 3 का अगर 50% ऐड, अगर उसने 3 यूनिट डाला था और उसमें 50% ऐड कर दी, तो अब जो उसकी न्यू कैपिटल होगी वो कितनी होगी 4.5, और जो y था उसने 60% विड्रॉ कर ली। 60% क्या होता है 3/5, यानी 3/5 इसका चला जाएगा तो 2/5 बचेगा, 2/5 का 2 ही बचेगा, यानी इसकी न्यू कैपिटल बच गई सिर्फ 2। ये कैपिटल थी हमारे 5 मंथ्स के बाद हमने चेंज करी, तो 5 महीने के लिए ये थी। तो एक महीने में अगर 3 थी तो 5 महीने में इसने यहाँ पर अगर 15 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे तो इसने सेम 25 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे। अब न्यू कैपिटल ये 7 मंथ्स के लिए है, क्योंकि 5 मंथ्स के लिए हो गई और पूरा ईयर का हिसाब पूछा हो, तो ये यानी ये न्यू कैपिटल जो है ये 7 मंथ्स के लिए हमारी चल रही है। तो 7 मंथ्स में आप करेंगे 7 4 28, ये 31.5 आ जाएगा और ये रेशियो 14 आ जाएगा। तो टोटल अगर कैपिटल देखेंगे तो 5 मंथ्स में इतनी, नेक्स्ट 7 मंथ्स में इतनी, यानी इसने
5 इन्वेस्ट की होगी तो इसने 39 की होगी, ये इनका रेशियो आएगा। अब इस रेशियो को आप सिंपल लिखने के लिए मैं कैसे करता कि इनको डायरेक्टली पॉइंट को हटा कैसे लिखता, 5 से डिवाइड कर लेता तो ये बचता मेरा 93, ये बचता मेरा 78, ये मेरे को 3 पे जाता दिख रहा है 31, ये आ गया 26। ये मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टेस्ट रेशियो इसका बन रहा है। ठीक है, इस रेशियो में इनकी फाइनल इन्वेस्टमेंट जो ईयर के बाद निकली है वो ये आई है। अब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, तो इसमें एक्स का प्रॉफिट पूछा हुआ है। एक्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है 31, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 31 प्लस 26 57। ठीक है, और प्रॉफिट किस में से पूछा हुआ है 6.84 लाख में से एक्स का हिस्सा पूछा हुआ है 6.84 लाख में से। तो यहां से मैं इसको कटिंग करूंगा तो ये आएगा 1.2 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.12, 31 को 0.12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 31 को यानी हम 12 से करके देख लेंगे तो वो लैक्स में लिखा होगा, हम डायरेक्ट बता सकते 237.2 ये आएगा, और यहाँ से 0.2 हटा के लगाओ तो 3.72 लैक्स, ये हमारा आंसर होगा, ये एक्स का है। अगर इसी में वाई की पूछी थी तो हम 26/57 और इंटू में 6.84 लैक्स को कर लेते। ठीक है, यहाँ पे 0.12 से करोगे, आप 12 से करोगे तो इतना आएगा, 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 2 लगा दिए तो 3.72 लाख हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 5,500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड 8 मंथली इज। ओके, इसमें इन्वेस्ट जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम होता है, यानी जो 15% हमें दिया हुआ है वो होता है पर एनम, यानी वो 12 मंथ्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 1 मंथ का देखेंगे तो 15/12 हो जाएगा। ठीक है, और हमें 8 मंथली पूछा हो तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमें 8 मंथली का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा 2 3 5 5 2 10। तो यानी ये इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है हमें 8 मंथली के हिसाब से, 8 मंथली के हिसाब से हमें 10% इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। और 2 ईयर्स में 8 मंथ 24, 2 ईयर्स में 24 मंथ, और 8 को 8 से डिवाइड करोगे यानी टोटल 3 बार इंटरेस्ट रेट बनेगा। और 10% के हिसाब से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जानते हैं तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट किस रेट से बढ़ेगा, 10% है तो ये 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब। एक ईयर में 10% है और ये 3 ईयर्स के लिए है तो क्यूब हो जाएगा डायरेक्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों होता है ये सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर वो स्टार्टिंग से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये 1000 से 1331 ये हमारा बन जाएगा, यानी अगर कोई अमाउंट 1000 होगी तो वो 1331 बन जाएगी 2 साल के बाद 8 मंथली 10% पर एनम, 10% पर 8 मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, ये 331 इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 1000 रुपये में, मगर हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट वो दिया हुआ है 5500, यानी इसी चीज को 5.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यानी मेरा इंटरेस्ट भी 5.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 15 1655, सिमिलरली 0 लगा के 5 5 6 1 5 10 12 182, और यहाँ 0.1 पे तो 1 लगा के तो 182 1820.50 पैसे, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फाइनल अमाउंट पूछा होता तो इसी को हम डायरेक्ट 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनिशियल अमाउंट हमें दी हुई है 5.5 से, क्यों किया है क्योंकि इससे हमें दिख रहा है इसके इसको जाने के लिए हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1000 मानी है तो उस पर इंटरेस्ट हमें 331 मिल रहा है, मगर इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल जो है 1000 नहीं है वो 5500 यानी 5.5 टाइम्स है, तो हमारा इंटरेस्ट भी 5.5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 numbers A B C is 2 more than C। एवरेज ऑफ 3 numbers A प्लस B प्लस C, एवरेज 3 numbers है तो 3 से डिवाइड कर दिया, इज 2 मोर देन, C में 2 जोड़ देंगे दोनों इक्वल होगी, ये हमें पहले क्वेश्चन दी है। एवरेज ऑफ A एंड B, A प्लस B अपॉन 2, 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, एवरेज 48 दी हुई है। D इज 10 लेस देन C, D इज 10 लेस देन C, C माइनस 10। देन फाइंड द एवरेज ऑफ C एंड D। यहां से A प्लस B की वैल्यू आप निकाल सकते हो 96, इस 96 को मैं यहां पुट कर लेता हूं A प्लस B, तो यहाँ 96 प्लस C इज इक्वल टू, इस 3 को मैं इधर भगा देता हूँ मल्टीप्लाई में, 3C
प्लस 6। तो यहाँ से 2C की वैल्यू आ जाएगी 90 और C की वैल्यू आ जाएगी 45। ये मेरी C की वैल्यू होगी। अब C की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। और अब क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ C एंड D। C 45, D 35, दोनों का सम हो गया 80। दो ऑब्जर्वेशन है, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 40 मेरा आंसर आ गया। ये इनकी एवरेज है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये भी। A and B starts moving toward each other from places X and Y respectively at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B takes PR and 7, 1/5 hours respectively to reach Y and X respectively. What is the value of P? ये जो स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। और इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन प्री और मेंस में से आपको कहीं ना कहीं पक्का आपकी शिफ्ट में फंसेंगे। तो वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए वो ऐसे होगा कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ये होगा अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए। आपको इस चीज में क्या क्या याद रखना है, एक तो अंडर रूट याद रखना है और ए की स्पीड के आगे यहाँ बी का टाइम आएगा, बी को कितना टाइम लगा, और बी की स्पीड के आगे ए को कितना टाइम लगा। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखना है यार, और इसको आप इसमें पुट करोगे तो आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन दे देगा। स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी 20%, यानी अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की 6 मान सकता हूँ 20%। या आप वो 100 से 120 मान लो, आप शॉर्टेस्ट रेशियो में करोगे तो वो 6/5 ही आएगा। तो आपको एक परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज 20% में डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये अंडर रूट में स्पीड टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी क्या है 7/1/5 आवर, इसको हम लिख सकते हैं 36/5 आवर्स। तो इसको मैं पुट कर लेता हूँ 36/5 आवर्स और अपॉन में ए टाइम टेकन बाय पी, और इस पी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 6/5 इज इक्वल टू 36, ये 5 नीचे गया 5 पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो 36/25, यहाँ स्क्वायरिंग होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा पी। 36 से 36 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो पी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 5 आ गई। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपके लिए पास प्री हो या मेंस हो, एक ना एक क्वेश्चन आपको फंस सकता है आपकी शिफ्ट में, नहीं तो किसी ना किसी शिफ्ट में तो 100% आता है डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। और ये याद रखना है कि ए के सामने बी का टाइम है और बी की स्पीड के सामने ए का टाइम है, और अंडर रूट टाइम की साइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट हम पाई दिया हुआ है हमें, और इस पे बेस्ड पे हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, तो सेम क्वेश्चन हम करते हैं। इफ 20% of the employees working in department E are transferred to department A, then the difference between the number of employees in A and 124% of the employees working in department C is। अब पढ़ते हैं। 20% of the employees working in department E are transferred to department A। तो E में कितने एम्प्लॉयज थे 93 डिग्री। अगर इसमें से 20% चले गए, 20% यानी 1/5, यानी ये मेरा आएगा 18.6 डिग्री चले गए। और ए में पहले कितने थे 64.2, तो ए के पास अब कितने डिग्री हो गए 82.8 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये न्यू है ट्रांसफर होने के बाद। और पूछा गया देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए, ये न्यू एम्प्लॉयज ए के, एंड 124% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी। 124% ऑफ सी, तो 124% ऑफ सी निकाल लेंगे हम यहाँ से। ये डिपार्टमेंट सी का है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 100 से डिवाइड अभी मत करो, उससे क्या होगा कि हम पॉइंट डायरेक्ट लगाएंगे और हमें थोड़ा इजी पड़ेगा। 4 2 8, 2 2 4, 2 28, 7 2 16, 1 8। ये मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ जैसे मैं खुद एग्जाम में करता हूँ, ताकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये एग्जाम अप्रोच ही होगा। और डिवाइड बाय 100 है तो पॉइंट इसके अलग जाएगा। तो सी के कितने आ गए हमारे पास 89.28, ये सी के एम्प्लॉयज, ये डिग्री में चल रहा है सब कुछ। और ए के कितने हमारे पास 82.80। डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस 8 या 4 या 6.48 डिग्री। डिग्री में नहीं पूछा, एम्प्लॉयज में पूछा है, तो हम इसको निकाल लेंगे। 6.48 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री,
और परसेंट एम्प्लॉयज़ कितने दिए हुए हैं 3000। तो 3000 के रिस्पेक्ट में जब हम इस एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये दो जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो ये बचेगा 648 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 36। यहाँ से इससे आप काटोगे 12, ये 12, 5 जो 60, 48, 4 जो 44, 54 हमारा आंसर हो गया। तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा कि आप इसको डिग्री में ही लें और लास्ट में एम्प्लॉयज़ से करें। अगर आप इंडिविजुअली सबका एम्प्लॉयज़ निकालेंगे, इसके लिए अलग से पॉइंट सॉल्व करेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे, तो आपके लिए हार्ड पड़ेगा। In a circle with center O, BC is a chord. D and A are points on the circle on the opposite side of BC, such that angle DBC is 28 degree. Then what is the measure of angle BOC? तो इसका पहले आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसका डायग्राम सबसे मेन है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला है ये BC एक कोड होगी, ठीक है, और D एक पॉइंट है और A एक पॉइंट है अपोजिट साइड्स पे, ठीक है। सच दैट एंगल D, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा पॉइंट D हो गया, तो मैं D बना देता हूँ, ठीक है। तो एंगल D B C, तो ये एक थीटा एंगल, ये हमें दिया हुआ है DBC 28 डिग्री। ये O एक सेंटर है और हमसे एंगल BOC पूछा है, तो ठीक है। ये हमें क्वेश्चन हो गया, ये 28 डिग्री है, एंगल DBC हमारे पास 28 डिग्री आ गया, ठीक है। दिया हो क्या हुआ, BD और DCB इक्वल दिए हुए, एंगल्स अपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट ये, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। किस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल DCB, ये दोनों 28 हो गया, तो ये एंगल कितना बचेगा, अगर 180 में से 28 56 को माइनस कर देंगे, 180 में से 56 को माइनस कर देंगे, तो ये 124 डिग्री बचेगा। तो एंगल D ये आ गया हमारा 124 डिग्री, ठीक है। अब एंगल BOC पूछा हुआ है, अगर मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर दूं, ये A पॉइंट पे ज्वाइन की है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं वापस बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएगा DBAC। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर ये एंगल 124 है तो ये एंगल हमारा बचेगा 56, ठीक है। ये एंगल 56 आ गया, और हमें एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये जो ये BC है, ये जो पॉइंट सर्कल पे अगर 56 बना रही है, तो ये सेंटर पे 112 डिग्री बनाएगी, डबल सबटेंड करती है। तो यहाँ से हमारा आंसर BOC जो हमसे पूछा 112 डिग्री। इसका डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि अभी SSC डायग्राम्स नहीं देता है। और दूसरी जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की है, वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना के ये एंगल और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर डबल होता है, देन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल, एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, तो उसका डबल होता है। तो 56 का डबल 112 हो जाएगा, और इसका 112 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। एक पेंटागन बनाया है सिंपल, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है मगर आप समझाने के लिए शायद काफी होंगे। इसमें बोला हुआ है, पहले हम इसको नाम दे देते हैं ABCDE। हमें बोला है BA, अगर BA बोला तो आप B से A की तरफ एक्सटेंड करना, ये याद रखना कि हमें ऐसे एक्सटेंड करना है। DE, D से E की तरफ DE, ये हमें एक्सटेंड करने को बोला गया है, DE।
ये दोनों पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट एफ हो गया, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई एफ ए, तो ये वाला मेजर हमें, ये वाला एंगल हमें ढूंढने को बोला है, ठीक है। ये जो कलर है ये वाला एंगल हमें निकालना। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि पेंटागन का कोई भी ये हर एक एंगल 108 डिग्री होता है। कैसे पता कर सकते हैं? कोई भी फिगर होगा उसका एक्सटीरियर एंगल पता लगाने के लिए 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन है तो 5 साइड्स, तो 5 साइड्स है तो एक्सटर्नल एंगल हमेशा 72 डिग्री इसका पेंटागन का आएगा। वहीं स्क्वायर होता तो 360 अपॉन 4 कर देते तो 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें स्क्वायर का भी एक्सटीरियर एंगल हमेशा पता है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे 6 फिगर होगा, हेक्सागन होगा तो उसका 60 डिग्री होगा, 360/6। और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम हमें पता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो यहाँ से अगर एक्सटर्नल 72 है तो इंटरनल 108 बचेगा, वही 108 है। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो एंगल आएगा ये हमारा 72 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से ये 108 होगा तो ये एंगल 72 बचेगा। अब ट्रायंगल आप ले लो एफ ई ए, ट्रायंगल एफ ई ए, इसमें दो एंगल हमें पता है, थर्ड एंगल हमसे पूछा है तो इसमें कुछ बचा नहीं है। दो एंगल्स का सम 144 है, तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 144 को माइनस कर देंगे तो 36 थी, थर्ड एंगल बचा है, तो इसका आंसर 36 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस वीडियो का, और होपफुली मैं आपको सब कुछ समझाने में सक्सेसफुल भी रहा हूँ अभी तक। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको मेरा सॉल्व करने का ये तरीका कि हम इसको पूरे नंबर्स को एक लाइन में लिख लेते हैं पहले सॉल्व करके। कैसे? इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी शी ओन्स इज वर्थ ₹12500, 12500, ये क्या बोला? 30% प्रॉपर्टी का कॉस्ट है। अगर ये 30 का है और प्रॉपर्टी 100% होती तो उसका कॉस्ट ये होता। इसको मैं लिख सकता हूँ इतना, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा सबको। ऊपर से बोला हुआ है कि शी ओन्स ओनली 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसके पास अगर 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी है तो यानी अगर उसको पूरी प्रॉपर्टी का कॉस्ट निकालेंगे तो वो 3/2 करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अभी ये सिर्फ 2/3 है, ठीक है। अब फुल प्रॉपर्टी के लिए 3/2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। और अब पूछा है देन फाइंड द 45% ऑफ द वैल्यू, 45% पूछा है, यानी फुल प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां तक आ गई। अब इसका 45% पूछा है तो ये आ गया। तो हमें इसको कैलकुलेट करना और हमारा आंसर हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो काट लो आप, 3 से 3 को काट दो, ये 2 क्या है 6250 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये हमारे बचेगा 6250 मल्टीप्लाई बाय 45। देख भी सकता हूँ मैं, एक जीरो के बाद 5 आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर ये होगा, क्योंकि हर एक में और में दो जीरो दिए, 2 जीरो नहीं आएगी मेरे यहाँ पर। 45 जीरो से करोगे 45 5 जा तो 225, 222 बचेगा, 90 और 22 112, 112 का 2 आ गया, 11 बच गया। 45 6 जा 270 प्लस 11 281। तो ये मेरा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते थे कि एक ही जीरो आएगी, तो एक और जीरो वाला यही ऑप्शन है मेरे पास, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर होता है। सो थैंक यू। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे और वीडियोस बना सकूं। और आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मेरे से इस ईमेल आईडी पे या फिर हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।